अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 के एक्सरसाइज के एमसीक्यूज। ठीक है, 2.1 एमसीक्यूज। द एंगल, यानी आपने यहाँ पर एंगल बताना है। कौन सा एंगल? एट विच डॉट प्रोडक्ट बिकम्स इक्वल टू क्रॉस प्रोडक्ट, जिस पर डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट आपस में बराबर हो जाए। तो देखें, अगर मेरे पास डॉट प्रोडक्ट है ना, ए डॉट बी, ओके, तो वो खुल के देता है ए बी कोस थीटा। और अगर ये वेक्टर बनाने चले, अगर मेरे पास क्रॉस प्रोडक्ट है ए क्रॉस बी, तो ये खुलता है ए बी साइन थीटा। ऐसे ही है। उसने कहा वो कौन सा एंगल है जिस पर डॉट प्रोडक्ट बिकम्स इक्वल टू क्रॉस प्रोडक्ट, यानी ये वाला डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस आपस में इक्वल हो जाए। तो इस गिवन कंडीशन को देखते हुए मैं कह सकता हूँ ए बी कोस थीटा डॉट प्रोडक्ट इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा। यही बात की ना कि मुझे दोनों को इक्वल कंसीडर करना है, तभी मैं इस एमसीक्यूज को सॉल्व कर पाऊंगा। ठीक है, अब देखें, ए बी और ए बी दोनों तरफ है, कैंसिल हो जाएगा। पीछे बचेगा कोस थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा। अब मैं क्या करता हूँ, ये जो कोस थीटा है ना, ये इधर 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, कह सकते हैं ना। अगर ए बी यहाँ से कटेगा तो पीछे क्या छोड़ेगा? 1 ए बी 1 ज़ा 1 ए बी 1 ज़ा 1, सिंपल। तो कोस थीटा 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है और कोस थीटा उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। सो 1 विल बी इक्वल टू साइन थीटा ओवर कोस थीटा। ऐसे ही है, साइन थीटा ओवर कोस थीटा इज इक्वल टू 1। एंड यू नो बचे कि जो साइन ओवर कोस थीटा होता है ना, दैट इज इक्वल टू टेन थीटा। ठीक है, सो टेन थीटा इज इक्वल टू 1 आ गया। अब मैं यहाँ से थीटा निकालूंगा तो थीटा विल बी इक्वल टू टेन, उधर जाके क्या बन जाएगा? टेन इनवर्स बन जाएगा। और वैल्यू उधर क्या मौजूद है? 1 मौजूद है। अब आपने कैलकुलेटर पकड़ना है और टेन इनवर्स 1 करना है। बच्चे आपका थीटा निकल आएगा 45 डिग्री। ठीक है, कैलकुलेटर पे वेरीफाई कर लें। तो थीटा कितना निकला? 45 डिग्री। अब उसने क्या पूछा, कौन सा एंगल है जिस पे डॉट और क्रॉस बराबर हुए? तो हमने पहले साबित किया और वो एंगल बन रहा था 45 डिग्री। सही है, ये आपका राइट ऑप्शन। एमसीक्यूज नंबर 2 कह रहा है द प्रोजेक्टाइल गेन्स मैक्सिमम हाइट एट एंगल। किस एंगल पर प्रोजेक्टाइल की हाइट मैक्सिमम हो जाती है? तो बच्चे, ये हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल का फॉर्मूला मैंने लिखा हुआ है, आपको जुबानी याद होना चाहिए। h इज इक्वल टू वी आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2g। अब एंगल जो है ना, वो साइन स्क्वायर थीटा है। साइन स्क्वायर थीटा आपका एंगल बन रहा है। ठीक है, अब मैक्सिमम उसने बोला है, हाइट मैक्सिमम कब होगी? अच्छा, जो एंगल बन रहा है यहाँ पर वो साइन स्क्वायर थीटा होगा। अच्छा, ये जो साइन स्क्वायर थीटा है ना, ये एक्चुअली साइन थीटा का स्क्वायर होता है, सिंपल। ठीक है, लेकिन लिखने में यूं आता है साइन स्क्वायर थीटा। अब उसने बोला कौन सा एंगल है जिसपे हाइट जो है वो मैक्सिमम हो जाएगी। तो बच्चे, साइन थीटा का मैक्सिमम जवाब कितना आता है? 1। साइन थीटा का मैक्सिमम जवाब कितना आता है? 1। और वो किस एंगल पे आता है? 90 डिग्री के एंगल पे। यानी अगर मैं थीटा की जगह 90 पुट करता हूं तो साइन 90 होता है 1 फिर जाके। ओके, तो एंगल कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। तो अब देखें, थीटा की जगह मैं पुट करता हूँ 90, तो साइन 90 हो जाएगा और इसका हो जाएगा स्क्वायर। ओके, साइन 90 1 होता है, 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर भी क्या होता है? 1 ही होता है। तो अब ये मैक्सिमम आ गया, तो हाइट भी क्या हो जाएगी? मैक्सिमम हो जाएगी। एंगल हमें कितना मिला? 90 डिग्री का एंगल मिला। यहाँ पर बच्चों, ये जो 90 डिग्री वाला ऑप्शन है ये राइट ऑप्शन है। ठीक है, अब देखिए, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स इज मैक्सिमम। स्केलर प्रोडक्ट कब मैक्सिमम होगा? तो हम नए पेज पे यहाँ पर सॉल्व करते हैं। देखें, जो स्केलर प्रोडक्ट होता है वो कोस थीटा जनरेट करता है ना। तो ए डॉट बी, अगर मैं ए बी के दरमियान स्केलर प्रोडक्ट लूँ तो जवाब आता है ए बी कोस थीटा। अब मैक्सिमम तब होगा जब कोस थीटा का जवाब कितना होगा? 1 होगा, क्योंकि ये जो साइन कोस टैन होते हैं ना, इनके जवाब 1 से बड़े नहीं हो सकते। ठीक है, तो ये मैक्सिमम कब होगा? जब कोस थीटा का जवाब 1 होगा। अब देखें, अभी दूसरे एमसीक्यूज में पढ़ के आए हैं
कि साइन 91 होता है, तो अगर साइन 91 होता है ना तो कोस 01 होता है। ठीक है, साइन में अगर 91 होता है तो कोस में एंगल 0 करेंगे तो फिर आके जाके 1 आएगा। तो यहाँ पर थीटा में कितना यूज़ करूँगा, 0 डिग्री, क्योंकि कोस 0 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, एंड दिस वन इज मैक्सिमम। ठीक है, अब अगली बात, ये जो एंगल 0 डिग्री आता है ना, ये तब होता है जब दो वेक्टर्स आपस में पैरेलल हो, जब दो वेक्टर्स आपस में पैरेलल हो। तो ये वाला राइट ऑप्शन आपके पास बनेगा, ऑप्शन नंबर बी, कि जब दो वेक्टर्स पैरेलल होंगे ना तो उनका स्केलर प्रोडक्ट यानी डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। एमसीक्यूज नंबर 4, द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज सेम। ये लफ्ज पे गौर कीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज सेम, रेंज सेम होनी है फॉर टू एंगल्स, दो डिफरेंट एंगल्स हैं, उन पे क्या रेंज सेम होनी है। ठीक है, विच आर म्यूचुअली, जो कि क्या म्यूचुअली क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे, सप्लीमेंट्री होंगे, कंप्लीमेंट्री होंगे, या 270 डिग्री पे होंगे। अच्छा बच्चों, रेंज अगर आपको याद हो ना तो हमने रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल पढ़ा था। रेंज मैक्सिमम होती है जब आपके पास थीटा एंगल 45 डिग्री हो। याद है कुछ, रेंज मैक्सिमम कब होती है, जब एंगल 45 डिग्री हो। यहाँ पर मैं आपको एक मज़े की बात बताता हूँ। वो मज़े की बात ये है कि अगर आप 45 में जितना प्लस करें, फॉर एग्जांपल आप 45 में 15 प्लस करते हैं और उतना ही 45 में माइनस करें, जितना आपने प्लस किया उतना ही माइनस किया, तो कितना जवाब आया, 45 प्लस 15 कितना हो गया, 60 डिग्री। 45 डिग्री है, एंगल है, ठीक है, तो 15 डिग्री और 15 60 डिग्री हो गया। और सिमिलरली 45 में से 15 निकाल दें तो यहाँ पर कितना एंगल आ गया, 30 डिग्री एंगल। अब आप देखें, अगर आप इस मैक्सिमम रेंज वाले एंगल 45 में जितना प्लस और जितना माइनस करते हैं ना, तो जो दो एंगल्स आते हैं, एक 60 आया और एक 30 आया, ठीक है, ये जनरल बात कर रहा हूँ, आप ये वाले दो एंगल्स रेंज के फार्मूले में पुट करें और आप क्या देखते हैं कि जो रेंज है वो दोनों बार सेम आती है। दोनों बार क्या आती है, सेम आती है। मैं फिर कह रहा हूँ, आपने एक दरमियान वाला एंगल देखा 45 डिग्री, इस एंगल पे रेंज होती है मैक्सिमम। इस एंगल में आपने जितने प्लस करने हैं उतने ही माइनस करने, वो कोई भी नंबर हो सकता है। प्लस और माइनस करने के बाद जो दो एंगल्स आते हैं ना, आपके पास रेंज का फार्मूला है बुक के ऊपर, आपके पास कैलकुलेटर है, कोई भी वैल्यू सपोज करके बस थीटा आपके पास यही दो होंगे, ठीक है, जितने प्लस करेंगे और जितने माइनस करेंगे, तो आप दोनों बार रेंज निकालें, दोनों बार रेंज जो है वो सेम आएगी, दोनों बार क्या रेंज आएगी, सेम आएगी। अब इसको पढ़ते हैं, कहता है रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज सेम फॉर टू एंगल्स, दो एंगल्स पे सेम आती है और वो मैंने तरीका बता दिया है। विच आर म्यूचुअली कंप्लीमेंट्री। बच्चे ऐसी चीज़ को हम कंप्लीमेंट्री कहते हैं जो जितना प्लस करें और उतना ही माइनस करें, मतलब एक तरतीब के साथ, ठीक है। विच आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ये कोई ज़रूरी नहीं है, सप्लीमेंट्री भी ज़रूरी नहीं है, 270 पे हो ये भी ज़रूरी नहीं है, लेकिन उन दोनों एंगल्स को एक दूसरे के साथ कंप्लीमेंट्री होना चाहिए, जितना प्लस करेंगे उतना ही माइनस करेंगे। अच्छा बच्चों, 2.5 MCQs देखो, कह रहे द एक्सेलरेशन एट द टॉप ऑफ ट्रेजेक्ट्री ऑफ अ प्रोजेक्टाइल। ये लफ्ज़ ट्रेजेक्ट्री से भला क्या मुराद है, एक प्रोजेक्टाइल का पाथ, मतलब अगर हमने प्रोजेक्टाइल जो पढ़ा था, अगर आपको याद हो, तो इस तरह से प्रोजेक्टाइल पढ़ा था कि एक बॉडी यहाँ से चलती है और ऐसे कवर कर, तो ये जो इस दौरान उसका पाथ है ना बच्चे, दिस इज कॉल्ड ट्रेजेक्ट्री ऑफ अ प्रोजेक्टाइल, ठीक है। कह रहे कि उसमें एक्सेलरेशन एट द टॉप, एक्सेलरेशन एट द टॉप वाली पोजीशन वाला पॉइंट जो है ना, वो ये वाला पॉइंट है, इस पॉइंट को टॉप पॉइंट कहा जाएगा क्योंकि ये सबसे ऊंचा है। अब देखें, इस पॉइंट पे मैक्सिमम हाइट लग रही है और यहाँ पर बॉडी पर जो एक्सेलरेशन लग रहा है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन माना जाएगा, ठीक है, क्योंकि
ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन है ना, इसमें आपने हॉरिजॉन्टल मोशन में कोई एक्सेलरेशन नहीं मानना। अगर आपको तब की बात याद हो तो मैंने कहा था इसकी हॉरिजॉन्टल मोशन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, एयर फ्रिक्शन, एयर रेजिस्टेंस इग्नोर की हुई है। द ओनली एक्सेलरेशन इज द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर ये जो जी है ना, दिस इज द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एंड दिस इज राइट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यूज कहता है 2.6 में एसआई यूनिट ऑफ इम्पल्स। इम्पल्स का एसआई यूनिट क्या है? तो हमने पढ़ा था इम्पल्स और मोमेंटम, इम्पल्स और मोमेंटम पी दे हैव सेम एसआई यूनिट विच आर kg/-1 एंड विच इज इक्वल टू न्यूटन सेकेंड। ठीक है, ये दो यूनिट्स होते हैं। अब आप दोनों में देखें या बोथ का ऑप्शन देखें तो ऑप्शन नंबर 1 है kg/-2, ये गलत है, kg/-1 होना है। न्यूटन मीटर, ये भी तो गलत है ना, न्यूटन सेकेंड राइट ऑप्शन है, और न्यूटन मीटर स्क्वायर ये भी गलत है। ठीक है, एमसीक्यूज नंबर 2.7 द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट कहते हैं जहाँ पर फ्रैक्शन आ जाए और उसके नीचे टाइम आ जाए, इस सारी चीज़ को क्या बोलते हैं? रेट। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ये निकाला था फोर्स के बराबर, याद है कुछ? तो F इज इक्वल टू डेल्टा P/T, देन वी हैव राइट ऑप्शन फोर्स। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं। एज रॉकेट मूव्स अपवर्ड, एक रॉकेट है जो कि ऊपर की तरफ जा रहा है ड्यूरिंग इट्स जर्नी, अपने सफ़र के दौरान, देन इट्स एक्सेलरेशन गोज ऑन, फिर उसका एक्सेलरेशन बढ़ता है, डिक्रीज कम होता है, रिमेन सेम, उतना ही रहता है। इट मूव्स विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी में चलेगा तो एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा ना, क्योंकि एक्सेलरेशन के लिए वेलोसिटी चेंज होना ज़रूरी है। तो बहरहाल इतना याद रखना है, रॉकेट मूव्स अपवर्ड, इसको समझते हैं। देखिए बच्चे, जब एक रॉकेट यूपर की तरफ चलता है ना, तो इस दौरान उसका बहुत सारा फ्यूल यूज़ होता है, या आप यूँ कह लें बर्न होता है, जलता है। ठीक है, क्योंकि रॉकेट ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहा है तो उसको बहुत सारी एनर्जी चाहिए होती है, तो वो अपना बहुत सारा फ्यूल खर्च करता है। अब रॉकेट का जब बहुत सारा फ्यूल खर्च होता है ना, तो उसका मैस बहुत कम हो जाता है। ओके, तो उसका मैस बहुत कम हो रहा है क्योंकि वो फ्यूल बहुत सारा इस्तेमाल कर रहे हैं। एंड यू नो F इज इक्वल टू ma, न्यूटन का सेकेंड लॉ। A के साथ m क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर मैं m को इधर ही रखता हूँ तो a उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो F के ऊपर a जो है वो आकर डिवाइड हो गया, ये वाला a इधर आ गया, इस साइड पे बच गया m। ठीक है, अब पता चला कि मैस और एक्सेलरेशन एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो फ्यूल इस्तेमाल होने से मैस कम हो रहा था ना, क्योंकि फ्यूल एक हैवी होता है, मैस रखता है, वो इस्तेमाल हो जा रहा है तो मैस कम हो रहा है। अगर बच्चे मैस कम हो रहा है तो एक्सेलरेशन बढ़ेगा, क्योंकि ऑपोजिट साइड है ना, तो ये आपका आंसर है कि एक्सेलरेशन बढ़ता है जब रॉकेट ऊपर जाता है। तो एज द रॉकेट मूव्स अपवर्ड ड्यूरिंग इट्स जर्नी द एक्सेलरेशन गोज ऑन इंक्रीजिंग, मैस डिक्रीज होता है तो एक्सेलरेशन उसका बढ़ता चला जाता है। नेक्स्ट 2.9 विच इज़ द लास्ट एमसीक्यूज। इलास्टिक कोलिजन इन्वॉल्व, इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है? नंबर 1 लॉस ऑफ एनर्जी होती है, नंबर 2 गेन ऑफ एनर्जी होती है, नंबर 2 नो गेन नो लॉस, ना ज़ाया होती है ना हासिल होती है। नो रिलेशन बिटवीन एनर्जी एंड इलास्टिक कोलिजन। तो अगर आपको इलास्टिक कोलिजन याद हो ना, तो हमने कहा था जिसमें कनेटिक एनर्जी ज़ाया नहीं होती। कनेटिक एनर्जी ज़ाया नहीं हो रही तो देखें, नो गेन नो लॉस, ना ज़ाया हो रही है, हासिल तो बढ़ तो सकती नहीं, एनर्जी कहाँ से आएगी? कहीं से भी नहीं, तो गेन भी नहीं हो सकती, लॉस होना ही नहीं है एनर्जी का इलास्टिक कोलिजन में। हाँ, इन इलास्टिक होती तो मैं कहता लॉस ऑफ एनर्जी ना, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा नो गेन, ना हासिल हो रही है, नो लॉस, ना ज़ाया हो रही है। बच्चे ये थे आपके आसान से इस चैप्टर के एमसीक्यूज।